वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 16 दिसंबर 2024 और 16 दिसंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि दुनिया की टॉप 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता हुई और चौथा इगलनेस्ट बर्ड फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित होगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी, एसएससीजीडी, पटवार, रेलवे, आरएएस, बैंक, कोई भी एग्जाम मान लो तो डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। मात्र आपको 15 मिनट की क्लास के अंदर एग्जाम के अंदर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको करेंगे रिवाइज, क्योंकि कल तो संडे था। संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला वाराणसी को उनके उपन्यास कौन देश को वासी और वेणु की डायरी के लिए उनको ये 34वां व्यास सम्मान दिया गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की उपाधि से सम्मानित किया? तो वो है नेपाल के सेना प्रमुख को। सऊदी अरब 2034 के अंदर फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। टाइम पत्रिका ने 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना? तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम दौर में चीन के डिंग लेरेन को हराकर खिताब अपने नाम किया? तो डी गुकेश ने। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए तंजानिया भागीदार देश रहा था। 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहां पर हुआ? देहरादून में। और एलन मस्क की कुल संपत्ति 400 बिलियन डॉलर से अधिक होने का रिकॉर्ड किस इंडेक्स के अनुसार दर्ज की गई? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दर्ज की गई है। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और जो कल आपको संडे के दिन जो कल आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आपको मिलेगा वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में। वार्षिक 2024-25 वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में आपको इसका टेस्ट है मिलेगा। तो ये आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 2024 और 25 दोनों का एक साथ आपको करंट मिलेगा। अब नई वाली ये टेस्ट सीरीज आप ये ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डेली वीकली मंथली अब आपको डेली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। तो ये ज्वाइन करना आप, वो पीछे वाली मत लेना, ये ज्वाइन करना। इसके अंदर आपको 2024 और 2025 दोनों का करंट आपको मिलेगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने और बड़ा ही गजब का। देखो, फोर्ब्स द्वारा जारी 2024 की दुनिया की टॉप 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिलाएं शामिल है? अब आपको पता है फोर्ब्स द्वारा जारी 2024 की ये रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक देखें तो दुनिया के अंदर टॉप 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के अंदर 3 भारतीय महिलाएं शामिल है। सबसे पहले है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये शामिल है। उसके बाद रोशनी नादर मल्होत्रा, ये शामिल है। उसके बाद में किरण मजूमदार शो, ये भी शामिल है। तो ये 3 महिलाएं टॉप 100 के अंदर शामिल है। उत्तर नंबर ए, बी और सी इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए, बी और सी इसका सही उत्तर होगा। देखो, ये आती है अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स ने 2024 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इसके अंदर 3 भारतीय महिलाएं शामिल है। पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 28वें स्थान पर है, स्थान याद रखना 28वां स्थान। उसके बाद में एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन और एचसीएल कॉरपोरेशन की सीईओ है रोशनी नादर मल्होत्रा 81वें स्थान पर। और बायोकॉन की प्रमुख है किरण मजूमदार शो, वो है 82वें स्थान पर। तो ये 3 महिलाएं शामिल है। पहली निर्मला सीतारमण 28वें स्थान पर, रोशनी नादर मल्होत्रा 81वें स्थान पर और किरण मजूमदार शो वो 82वें स्थान पर है। तो ये दुनिया के टॉप 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल है 3 महिलाएं। महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए पीएम मोदी ने कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? अब आपको पता है यूपी के अंदर महाकुंभ
स्टार्ट होने वाला है। ये देखो मोदी जी ने इस महाकुंभ की पूरी तैयारियां कर दी और इस पूरी तैयारियों के साथ उद्घाटन भी किया है। तो 2025 की तैयारी के लिए पीएम मोदी ने कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो ये किया है, ध्यान रखना, 167। कितनी है? 167। ऑप्शन नंबर सी, 167 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। अब देखो डिटेल। पीएम मोदी ने महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया है। इस कार्यक्रम को जाना जाएगा महाकुंभ 2025, जिसे एकता का महायज्ञ कहा गया है। इसको क्या कहा गया? इस कार्यक्रम को एकता का महायज्ञ कहा जाएगा। बुनियादी ढांचा विकास 5500 करोड़ की लागत से 167 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कितनी? 5500 करोड़ की लागत से 167 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये महाकुंभ स्टार्ट होगा 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक चलेगा। महाशिवरात्रि आपको पता लग गया कब है? 26 फरवरी 2025 को है, ध्यान रखना। तो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलेगा। अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। पीएम मोदी ने 14 दिसंबर को नई दिल्ली में किस सम्मेलन की अध्यक्षता की है? पीएम मोदी ने 14 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के अंदर किस सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो उन्होंने किया है मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन। किसके लिए? मुख्य सचिव है, उनका चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करी है। किसने? अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। देखो मोदी जी ने 14 दिसंबर को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करी। इसकी थीम याद रखना। जब वहां पर सम्मेलन की अध्यक्षता करी तो वहां पर थीम थी आंत्रप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को प्रमोट करना। ये इसकी थीम रही है। मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले 3 सालों में आयोजित किया जा रहा है। इसका पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में आयोजित किया गया था और 2023 के अंदर दूसरा और तीसरा दोनों ही नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुए और चौथा कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। कब है? 14 दिसंबर 2024 को। ये याद रखना। पहला हुआ था जून 2022 के अंदर। कहां पर है? धर्मशाला के अंदर। कहां पर है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जिला है, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश का। वहां पर ये पिछले 3 सालों के अंदर है, ये मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन है, चल रहा है। भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन IMHC 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो यह किया गया बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल इसके मंत्री है, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो किस मंत्रालय द्वारा? बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। देखो ये है भारत की समृद्ध समुद्री धरोहर को सम्मानित करने के उद्देश्य से पहला भारत समुद्री, कौन सा? ये पहला है, ध्यान रखना, पहला भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन है। ये 11-12 दिसंबर को बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया था, ये याद रखना। यह सम्मेलन भारत के समुद्री अतीत को उजागर करते हुए देश को एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में आयोजित किया गया था। यानी कि एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में आयोजित किया गया। थीम याद रखना खास तौर से, वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझने की ओर। क्या बात है, क्या थीम रही है कि वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझने की ओर, ये अब की बार इसकी थीम रही है। चौथा ईगल नेस्ट क्या है? चौथा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? ये मैं नहीं है। तो चौथा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल 2025 है, वो आयोजित किया जाएगा खेलोंग और थ्रोंगे गांव, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। क्या बात है, इतना लंबा नाम है। देखो खेलोंग और थ्रोंगे गांव है, ये कहां पर है? ये है पश्चिमी कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है कामेंग जिला, जहां पर चौथा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल 2025 आयोजित किया जाएगा। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देखो डिटेल, आयोजन की तिथि होगी 17 से लेकर 19 जनवरी 2025। तारीख याद रखना, 17 से 19 जनवरी 2025। स्थान खेलोंग और थ्रोंगे गांव, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश में स्थान। इस लोगो का अनावरण किया है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने। महोत्सव के नए लोगों का अनावरण किया है।
और महत्व रहेगा कि अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को उजागर करने वाला यह महोत्सव राज्य का एक प्रमुख आयोजन बनने चुका है, यानी कि राज्य का एक प्रमुख महोत्सव भी बन गया कि अपने को इसका आयोजन करना ही करना है। स्वाद एटलस की 2024-25 सूची में भारत के किस शहर को शीर्ष 5 में स्थान मिला है? अब ये रिपोर्ट आती है, अलग अलग संस्थाएं होती है, तो स्वाद एटलस नाम से पता चल रहा है किसी चीज का स्वाद। ये देखो तस्वीर में आप, किसी खाने का स्वाद, किसी भोजन का स्वाद होता है, तो ये स्वाद एटलस है, जिसकी 2024-25 सूची में भारत के शीर्ष किस शहर को टॉप 5 के अंदर स्थान मिला? तो ये मिला है मुंबई को। ऑप्शन नंबर बी किसको मिला है? मुंबई को शीर्ष 5 के अंदर स्थान है मिला है। देखो इसका मतलब क्या होता है, तो भारत का प्रतिनिधित्व देखो, मुंबई को वैश्विक खाद्य शहरों की सूची में शीर्ष 5 में स्थान मिला है, यानी कि टॉप 5 के अंदर मुंबई को स्थान मिला। यह भारत की समृद्ध और विविध खाद्य संस्कृति की वैश्विक मान्यता को दर्शाता है, यानी कि अच्छे से अच्छा खाना है, कोई भी संस्कृति है, वैश्विक मान्यता उसको दर्शाती है। और यहाँ पे विश्व की बात करें तो इटली का दबदबा रहा है। इटली के 6 शहरों को टॉप 10 के अंदर स्थान मिला है, जो देश के मजबूत खाद्य प्रभाव को दर्शाता है, यानी कि सबसे मजबूत अगर खाने वाला खाद्य जो प्रभाव है वो देखें कहाँ पर है, तो इटली के अंदर है। तो इटली के 6 शहर हैं वो टॉप 10 के अंदर स्थान उनको मिला है। तो इटली का जो मुख्य जो खाद्य है वो है पिज्जा, पिज्जा मार्गरिटा। इसकी रैंक आई है 1 में, रैंकिंग 4.8 है इसकी। पिज्जा, पिज्जा आपने खाया होगा, देखा भी होगा अच्छे तरीके से, तो पिज्जा मार्गरिटा है ये इटली का जो फर्स्ट रैंक के अंदर ये स्थान इसने पाया है। तो और अपने मुंबई वाला कौन सा स्थान है? शीर्ष 5 के अंदर। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ने भारत को दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र MFN का दर्जा कब से निलंबित किया है? स्विट्जरलैंड ने, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ो, स्विट्जरलैंड ने भारत को दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा कब से निलंबित कर दिया? तो ये आगे कर दिया अब 1 जनवरी 2025 से। तब से कर दिया 1 जनवरी 2025 से। जो भारत को दिया गया था ना सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र, वो दर्जा क्या है स्विट्जरलैंड ने निलंबित कर दिया। कब है? 1 जनवरी 2025 से। तो स्विट्जरलैंड ने भारत को दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा सस्पेंड कर दिया। 1 जनवरी से स्विट्जरलैंड में भारतीय संस्थाओं के लाभांश पर 10% टैक्स लगेगा, यानी कि पहले कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता, लेकिन अब टैक्स लगेगा। इस यूरोपीय राष्ट्र ने भारत के साथ अपने दोहरे कराधान परिहार समझौते में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र खंड को निलंबित भी करे दिया है। अब आपको पता है अलग अलग सिस्टम वगैरह होता है, तो चलता रहता है, राजनीति है, कुछ भी होता रहता है। तो वहां पर अब क्या है, जो सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र था उसका दर्जा का जो है उसको निलंबित कर दिया, और अब भारतीय संस्थाओं के जो लाभांश है उस पर 10% टैक्स भी लगेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। देखो, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन का विस्तार करते हुए 8 नए शहरों को विकसित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। बिल्कुल सही है, जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 8 नए शहरों को विकसित करने के लिए एक नई योजना शुरू की। इस योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपए की प्रदर्शन आधारित चुनौती निधि आवंटित की गई है। इस योजना का उद्देश्य केवल ग्रामीण शहरों का शहरीकरण करना है। नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, शहरी क्षेत्रों का ही शहरीकरण करना है, ग्रामीण क्षेत्रों का नहीं है। इसके अंदर 8,000 करोड़ रुपए की राशि है, और कितने शहर है? 8 नए शहरों को विकसित किया जाएगा। तो पहला और दूसरा कथन है सही है इसका। देखो आपके सामने है कथन है, पहला और दूसरा सही है इसका। देखो मुख्य तथ्य, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 8 नए स्मार्ट शहरों के लिए 8,000 करोड़ रुपए की राशि योजना की शुरू की है। इसके अंदर 23 राज्यों ने नए शहरों के लिए 28 प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए, यानी कि जो भारत के 23 राज्य हैं उन्होंने अपने अपने राज्यों के अंदर नए शहरों के लिए 28 प्रस्ताव है वो प्रस्तुत कर दिए। और योजना प्रत्येक राज्य के लिए एक शहर के लिए होगी, और ये योजना ना सिर्फ शहरों के लिए होगी। शहरी बुनियादी ढांचे और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मौजूदा स्मार्ट सिटी मिशन ने 91% पूरा होने वाले 100 शहरों को वित्त पोषित भी किया है, यानी कि स्मार्ट सिटी जो मिशन है ना, उसके तहत अगर किसी शहर ने 91% पूरा होने वाले 100 शहरों के अंदर शामिल हो गया तो उसको वित्त पोषित भी प्रदान किया है। अब इसके अलावा प्रस्तावित देखो शहरों में प्रमुख नाम है, एक तो है कोपार्थी आंध्र प्रदेश का, एक है गुमिन नगर अरुणाचल प्रदेश का,
न्यू मोपा आयुष सिटी गोवा के अंदर, एरो सिटी केरल का है, और थिरुमाजीसाई ये तमिलनाडु का है। इनके नाम प्रस्तावित शहर हैं जिनको क्या स्मार्ट सिटीज के अंदर शामिल है किया जाएगा। फ्रांसवा बायरू किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? फ्रांसवा बायरू ये बन चुके हैं, नाम से पता चल रहा है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं फ्रांसवा बायरू। ये देखो तस्वीर में आप, तो ये है फ्रांस के नए सीएम, ये नए प्रधानमंत्री बन गए, नए पीएम। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने फ्रांसवा बेरू को 2024 के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। 2024 के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। किसने? यानी कि साल के अंदर अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। इससे पहले 2 बार और व्यक्ति बने, एक साल के अंदर देखो 3 बार प्रधानमंत्री बन गए फ्रांस के। अब ये तीसरी बार नया प्रधानमंत्री बना फ्रांस का, तो कौन सा है? फ्रांसवा बेरू, जो फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको पीडीएफ वगैरह सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। टेलीग्राम आप ज्वाइन किया करो, क्लास कब आएगी कब नहीं आएगी सब आपको सूचना मिलती है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण 7 से 8 दिसंबर 2024 को किस शहर में किया गया? तो ये किया गया दुबई के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एमआईटी, और दिल्ली की रैंक भी मुझे आप बताओगे। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप ले लेना, कोई साथी लेना चाहे तो यूआरओ के लिए एक बार ये टेस्ट सीरीज ले लेना। इसके बाद में जल्द ही आपके लिए यूआरओ की करंट की जो है क्लासें आपको यूट्यूब पे मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड की कोई साथी लेना चाहे स्पेशल, तो भारत और राजस्थान का ऑनलाइन आपको करंट यहाँ पे दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दी जा रही है, ज्वाइन कर लेना। इंडियन पॉलिटी की है, रीट पात्रता परीक्षा 2025, ये भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म के टॉपिक मिल गए, सिंधु घाटी सभ्यता का टेस्ट मिल गया, वैदिक सभ्यता मिल गई, सब आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज चल रही है, ये पीडीएफ ले सकते हो। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अलग से है पुराने पेपर वाली, और सेकंड ग्रेड की अलग से है। और कल मैंने सेकंड ग्रेड में संस्कृत शिक्षा विभाग 2022 का लाइव सॉल्यूशन आपके लिए मैंने करवाया था, तो उसमें आपको पता लगे भी पुराने पेपर हल करने से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और लगभग पॉलिटिकल से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। कल मैंने वो क्लास करवाई थी लाइव क्लास, उसको आप जरूर देख लेना, पुराने पेपर वाली। ठीक है, तो करें सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।